नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorillaStudy.9 पे। आज हम सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर के जीवन के बारे में समझेंगे। सिकंदर की बायोग्राफी को आज हम समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने महाजनपदों का उदय और मगध के उत्कर्ष को समझा। मगध के उत्कर्ष में यानी मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। जो शुरुआती राजवंश थे मगध के यानी बृहदर्थ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को हमने समझा। जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक घनानंद, उसके समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का अभियान चलाया था। यानी सिकंदर का जो विश्व विजय का अभियान था उसके तहत 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत को विजित करने का अभियान चलाया था। और उस समय जो भारत के मगध महाजनपद पर शासन था वो था नंद वंश का। ठीक है, तो उस समय नंद वंश का शासन था और सिकंदर उस तरफ से यानी हमारी पश्चिमी तरफ से सिकंदर भारत को जीतने की कोशिश में लगा हुआ था और वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। उसी समय जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी या विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी, प्राचीन विश्वविद्यालय, वो थी तक्षशिला। ठीक है, तो जब सिकंदर आक्रमण करता तो सबसे पहला जो आक्रमण का निशाना बनता वो बनता गांधार महाजनपद। और गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो महामात्य थे, प्रिंसिपल थे, वो थे चाणक्य। और चाणक्य ने मदद मांगी थी घनानंद से। घनानंद ने उनका अपमान कर दिया और इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपना एक शिष्य प्रशिक्षित किया, यानी शिष्य बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसको युद्ध की शिक्षा देकर घनानंद के साथ युद्ध करने के लिए कहा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके या घनानंद को मारकर एक नए राजवंश की स्थापना की थी, मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की। इस प्रकार ये जो घनानंद जो नंद वंश का शासक था और मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो सिकंदर का आक्रमण होता है उसको पढ़ना अनिवार्य है, यानी उसको पहले पढ़ा जाना चाहिए। तो इसी बीच घनानंद और मौर्य वंश का जो शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बीच की जो कड़ी है इसमें आता है सिकंदर। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए विजय अभियान चलाया था, वो चलाया था 326 ईस्वी पूर्व। इसलिए अब हम सिकंदर के जीवन के बारे में समझेंगे, यानी सिकंदर की कंप्लीट बायोग्राफी को देखेंगे। इतिहास में कुछ ही शासकों के नाम के आगे जो शब्द लगता है महान, वो बहुत ही कम शासकों के आगे लगता है। जैसे अशोक महान, अकबर महान। इसी प्रकार इनके जो कठिन कार्य थे या फिर इनकी जो महानता के कार्य थे उन्हीं के कारण इनको महान कहा जाता है। तो सिकंदर की हठ ने, ठीक है, सिकंदर की जो जिद थी उसने सिकंदर को महान बनाया था। और वो जिद कौन सी थी? विश्व को विजय करने की, यानी विश्व विजेता बनने की जिद ने, विश्व विजेता बनने की जिद ने सिकंदर को महान साबित किया था। ठीक है, सिकंदर महान ये हिंदी शब्द है सिकंदर महान, और इसका अन्य नाम अलेक्जेंडर, जो इंग्लिश नाम है सिकंदर का वो है अलेक्जेंडर। ठीक है, सिकंदर को इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जब इसने फारस के देशों पर आक्रमण किया था तो फारसी इसको क्या नाम से पुकारते थे? एस्कंदर ए मकदूनी, एस्कंदर ए मकदूनी। ठीक है, और इसका अपभ्रंश है सिकंदर। ठीक है, एस्कंदर ए मकदूनी का जो अपभ्रंश है वो है सिकंदर। और हिंदी में सिकंदर को अलसेंद्र का नाम दिया गया। हिंदी का अगर नाम देखें सिकंदर का तो क्या है? अलसेंद्र। फारसी भाषा में इसका नाम है एस्कंदर ए मकदूनी और इसका अपभ्रंश नाम है सिकंदर। ठीक है, और इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व। 356 ईस्वी पूर्व कहाँ पे? मकदूनिया में, मकदूनिया में। ठीक है, ये मकदूनिया कहाँ पे था उस समय? ये था यूनान में, यूनान में। ठीक है, मकदूनिया था यूनान में। और यूनान का जो आधुनिक नाम है वो है ग्रीक, यानी ग्रीक देश में। ठीक है, मकदूनिया में इसका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय। और माता का नाम था ओलंपिया। माता का क्या नाम था? ओलंपिया। और ये ओलंपिया जो सिकंदर के पिता थे फिलिप द्वितीय, इनकी चौथी पत्नी थी। ठीक है,
चौथी पत्नी थी फिलिप द्वितीय की ओलंपिया, और इनसे पैदा हुए थे सिकंदर। लेकिन इनके बारे में उस समय एक अफवाह थी कि जो सिकंदर की माता थी ओलंपिया, इसको जादूगरनी मानते थे। ठीक है, फिलिप को ये बहुत बाद में पता चलता है। जो सिकंदर की माता थी वो सिकंदर के पिता यानी फिलिप द्वितीय से बहुत घृणा करती थी, लेकिन इसके पिता जो फिलिप द्वितीय थे ये इनकी माता से बहुत प्रेम करते थे। वो घृणा इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने आप में एक जादूगरनी थी, और उनका यह मानना था कि जो सिकंदर था ये फिलिप द्वितीय का पुत्र न होकर जेस्यूस, ठीक है, जेस्यूस यानी यूनान के उस समय के प्रमुख देवता, उस समय के जो प्रमुख देवता या उनके भगवान थे उनके पुत्र माना इनकी माता ने। ठीक है, कि तुम फिलिप द्वितीय के पुत्र न होकर तुम जेसूस यानी भगवान के पुत्र हो। ये राज सिकंदर की माता ने सभी से छुपा रखा था। जब सिकंदर भारत विजय का अभियान शुरू करता है और इस तरफ आता है पूर्व की तरफ, तो इसकी माता इसको आते समय कहती है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें मैं एक राज बताऊंगी। तो वो राज आज भी राज ही है, वो किसी को पता नहीं चला। लेकिन इनके पिता जो थे उनको इन पर पूरा शक होता था, इनकी माता पर, कि हाँ ये जादूगरनी है, और ये फिलिप, ये जो सिकंदर जो है ये मेरा पुत्र न होकर किसका पुत्र है, भगवान का। उन दिनों यूनान में एक और भी प्रथा प्रचलित थी कि जो भी बच्चा जन्म लेता था उस समय, तो वहां पर भी जैसे आगे भविष्यवाणी करवाते हैं, हमारे यहाँ पर पंडित बोलते हैं, उस समय वहां पर भी कुछ भविष्यवाणी करता होते थे जो बच्चों की भविष्यवाणियां करते थे, और उनमें बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता था। जब सिकंदर के बारे में भविष्यवाणी करवाई गई कि आगे चलकर ये क्या बनेंगे, तो उन्होंने बताया कि ये भगवान के पुत्र हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये लड़का यशस्वी बच्चा है। ठीक है, ये जो भी जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसको निपुण करेगा, और आने वाले समय में एक महान योद्धा या महान रूप में इसका नाम मिलेगा, एक महान व्यक्ति तो होगा इसका। तो इनके पिता को पूरा शक जो था उसका पिता का, वो बिल्कुल विश्वास में पलट गया, विश्वास में बदल गया कि हाँ ये बिल्कुल भगवान के ही पुत्र हैं। लेकिन इस पर इन्होंने कोई संदेह नहीं जताया। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी कि भगवान के पुत्र हैं, ये इनके लिए अच्छी बात साबित हुई, और इस कारण इन्होंने अपने पुत्र पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यानी इनको कोई भी कार्य देते कि आपको वहां पर युद्ध करना है, तो ये जीतकर ही वापिस आता था। मात्र 16 वर्ष की आयु में जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा देनी शुरू कर दी थी। ये अब हम समझेंगे। ठीक है, इनकी माता का नाम ओलंपिया, पिता का नाम फिलिप द्वितीय, और ये फिलिप द्वितीय कंप्लीट मकदूनिया के शासक थे उस समय। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की आयु में जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा देनी शुरू कर दी थी। और जो अरस्तु है, इनका नाम हमें बार बार देखने को मिलता है विज्ञान में, कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, अरस्तु को जंतु विज्ञान का पता, और अरस्तु ने पॉलिटी यानी राजनीति पर भी अपनी टिप्पणियां दी थी। जो अरस्तु थे ये सिकंदर के गुरु थे, यानी इतने बड़े गुरु जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, तो उनके शिष्य होना उनका कोई आम बात नहीं होगी। जो अरस्तु थे ये सिकंदर के गुरु थे। अगर आगे पूछे कि अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु पूछे तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, ये सभी तीनों, सुकरात भी, प्लेटो भी और अरस्तु भी, ये उस समय के यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे, ये तीनों गुरु। ठीक है, इन्होंने दर्शन शास्त्र पर अपनी टिप्पणी पेश की थी, यानी दर्शन शास्त्र को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो सुकरात के गुरु प्लेटो, सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन, सिकंदर अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे देखिए सिकंदर शासक के रूप में कब आए। सिकंदर शासक के रूप में आए 336 ईस्वी पूर्व, जब इनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। इनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या इन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी, यानी बॉडीगार्ड्स ने। जो फिलिप द्वितीय के बॉडीगार्ड थे, जो मेन बॉडीगार्ड था, यानी अंगरक्षकों का जो प्रधान था, उसने फिलिप द्वितीय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और उसका नाम क्या था, पोसनीस ने फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। और जब सिकंदर के दोस्तों को पता चला कि पोसनीस ने सिकंदर के पिता को मार दिया और भागने की कोशिश कर रहा है,
तो सिकंदर के दोस्तों ने उस पोशनिस को मार दिया। और जब सिकंदर के पास ये न्यूज पहुंची यानी सूचना पहुंची तो सिकंदर आए और उसी समय तुरंत ही 336 ईस्वी पूर्व सिकंदर के दोस्तों ने इसको शासक घोषित कर दिया मकदूनिया का। जब सिकंदर को मकदूनिया की गद्दी मिली यानी जब सिकंदर मकदूनिया का शासक बना तो एक शासक के मन में अजीबोगरीब ख्याल आना नॉर्मल सी बात होती है कि उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मकदूनिया का शासक न होकर पूरे विश्व का शासक बना जाए। यहीं से सिकंदर के मन में विश्व विजेता बनने का सपना आता है और यह ठान लेता है कि अब विश्व विजेता बनना है। ठीक है, भारत विजय का अभियान चलाया था सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व। इससे पहले 330 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने अपने साम्राज्य के करीबी फारस के देशों को जीत लिया था। ठीक है, एक बात और सुनिए, जो उस समय का विश्व था और आज का विश्व है इसमें बहुत ज्यादा चेंज है, क्योंकि भारत की खोज, अमेरिका की खोज ये तो बहुत बाद में हुई है। उस समय जो ग्रीक लोगों को, जो ग्रीक के लोग थे, ग्रीक देश के जो यूनान के लोग थे, ठीक है, जो यूनान के लोग थे, उनको जिन देशों के बारे में जानकारी थी यानी उनको पता था कि हमारे पूर्व में ये देश है, पश्चिम में ये, तो उनको जिन जिन देशों का पता था उनकी नजर में केवल वही विश्व था। ठीक है, और सिकंदर को जिनकी जानकारी थी कि ये देश मेरे आसपास हैं, इनको जीता जाए इसलिए मैं विश्व विजेता बन सकता हूं। यानी अपना जो 16 महाजनपद थे भारत में उस समय, वो 16 भी सिकंदर के लिए देश ही थे। ठीक है, तो सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना लिया और भारत विजय का अभियान कब चलाया? 326 ईस्वी पूर्व। यानी सिकंदर के विजय रथ ने 326 ईस्वी पूर्व भारत की तरफ कूच कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो सिकंदर का सेनापति था, सेनापति उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति था नियोक्स। भारत में बिताया गया समय, यानी सिकंदर ने जब अपनी विजय यात्रा शुरू की भारत को विजित करने की, वहां से लेकर, ठीक है, भारत में पहुंचने से लेकर यानी तक्षशिला में पहुंचने से लेकर और वापस जब गया था 323 ईस्वी पूर्व के लगभग, 323 में तो सिकंदर की मौत ही हो जाती है, 25 में ही वापस चला जाता है। उस समय तक सिकंदर ने 19 महीने भारत में बिताए थे। ठीक है, 2 साल से भी कम समय यानी 19 महीने सिकंदर ने यहां पर बिताए थे। और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा उसका नाम था बाऊ केफला या बाऊ सेफला। भारत के राजा पोरस के साथ, ठीक है, भारत के राजा पोरस से युद्ध हुआ था हाइडेस्पिज यानी झेलम का युद्ध। भारत की भूमि पर या भारत में जो 16 महाजनपद थे उस समय, उनमें, ठीक है, उनमें एंट्री करने से पहले, उनमें भारत में भीतर आने से पहले सिकंदर का एक ही युद्ध हुआ, उसके बाद वह अपने देश लौट गया था। ठीक है, जो मेन युद्ध हुआ भारत की भूमि पर वो हुआ हाइडेस्पिज यानी झेलम का युद्ध, और वो हुआ पंजाब के राजा पोरस के साथ, यानी पुरु कुमार भी इनका अन्य नाम था, पुरु कुमार और राजा पोरस। ठीक है, पोरस कहा है, जो यूनानी इतिहासकार है उन्होंने इनको पोरस नाम दिया। अब हम समझेंगे आगे कि किस प्रकार सिकंदर भारत आता है और किस प्रकार इसका युद्ध होता है और वापस किस प्रकार जाता है तथा मौत कहां पर होती है। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में इस हाइडेस्पिज युद्ध के बाद यूनानी इतिहासकारों ने माना है कि इसकी सेना ज्यादा थक चुकी थी, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था वो भी मर चुका था और उसने वापस जाने का निर्णय लिया क्योंकि इसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि यूनानी इतिहासकारों का यह केवल बहाना है कि उनसे व्यास नदी पार नहीं हुई। जो मेन बात थी वो थी कि व्यास नदी को पार करने के बाद इनको नंद वंश के शासक गणानंद का सामना भी करना पड़ता। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व वापिस लौटते समय बेबीलोन में जबर से इनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई मात्र 33 वर्ष की आयु में। 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मौत हो जाती है बीमारी यानी बुखार के कारण, और उनका जो विश्व विजेता बनने का सपना था वो रह गया अधूरा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये मैप बनाया है और मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि अच्छे से समझ में आए।
ये है मकदूनिया, ठीक है, यहां पर मैंने बनाया है मकदूनिया यानी यूनान, जिसे आधुनिक क्या बोलते, आधुनिक नाम क्या है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीस भी जिसे बोलते हैं। जब सिकंदर ने अपने मान लो मकदूनिया का राजा बना, ठीक है, जब सिकंदर मकदूनिया का शासक बना तो उस समय उसके जो सलाहकार थे उन्होंने बताया कि केवल अपने इर्द गिर्द क्षेत्रों को जीतने के बजाय आपको पूर्व में भी जाना चाहिए, ठीक है। पूर्व में मगध वंश के जो चर्चे थे वो उन्होंने सुन रखे थे और उन्होंने बताया कि नंद वंश और जो 16 महाजनपद हैं उन पर भी कब्जा करना चाहिए या उनको भी जीतना चाहिए। एक मेन बात, सिकंदर को कोई धन का लोभ नहीं था, उसने कहीं से धन लूटने का प्रयास नहीं किया, उसने मंदिर नहीं तोड़े, उसने कुछ नहीं किया, केवल उसको जो चाह थी, बड़ी चाह थी, वो थी जीत की, ठीक है। सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, जीतने की, उसको चाहिए थी केवल जीत, उसको धन से कोई लोभ नहीं था क्योंकि वो एक बहुत बड़े शासक का बेटा था, ठीक है। अब देखिए ग्रीक से चला था ये सिकंदर और सबसे पहले इसने फारस के देश जीते थे, ठीक है, फारस साम्राज्य पर कब्जा किया था और जब वापस आता है उस समय भी कुछ फारस देशों को विजित करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये जो मैंने बनाई है यह है सिंधु नदी, ठीक है, एक समझाने के लिए, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये है सिंधु नदी, ये है झेलम नदी और ये है चेनाब नदी और ये है व्यास नदी, ठीक है। क्योंकि जो भी आक्रमणकारी भारत आया वो आया केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से, क्योंकि जो भारत की उत्तरी सीमा है, ठीक है, भारत के उत्तर में कंप्लीट हिमालय नामक पर्वत है और ये इतनी बड़ी बाधा है कि कोई भी आक्रमणकारी भारत के उत्तरी रास्ते से नहीं आया, ठीक है। उस समय, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भी और बाद के समय में भी जो हिमालय पर्वत है यह सभी आक्रमणकारियों के लिए एक बाधा के रूप में खड़ा हुआ था और भारत के लिए ये अच्छी बात थी। देखिए इस सिंधु नदी से लेकर झेलम नदी तक एक राजा का शासन था जिसका नाम था आम्भी, ठीक है, आम्भी। और यहां पर जो जनपद था वो था गांधार, ठीक है, गांधार, जिसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में शासन करता था आम्भी नामक राजा और इस आम्भी की, ठीक है, इससे अगला जो है झेलम और चिनाब के बीच, झेलम और चिनाब के बीच जिस राजा का शासन था उसका नाम था पोरस, ठीक है, पोरस। ये समझने के लिए बनाया गया है। सिंधु नदी से झेलम तक आम्भी नामक राजा और जनपद कौन सा था, गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। झेलम से लेकर चिनाब तक राजा कौन सा था, पोरस। अब समझिए जब सिकंदर यहां से आ रहा था, ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की सोची और आक्रमण करने के लिए आ रहा था, उसी समय यह अफवाह फैलती है कि सिकंदर भारत आ रहा है, ठीक है। जब भी कोई आक्रमण होता है, युद्ध की घटना होती है या फिर युद्ध होने की संभावना होती है, उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब कोई ना कोई युद्ध होगा। तो युद्ध होने से पहले ही जो आम्भी नामक राजा था इसने अपनी कायरता पेश कर दी, यानी सिकंदर के सामने एक संधि पत्र भेज दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, ठीक है। युद्ध करने से पहले ही इसने बोल दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं और कुछ भेंट दे दी इनको, यानी कुछ उपहार पेश कर दिए कि आप मेरी दोस्ती को स्वीकार करें और आगे जो मान लो पूर्व की तरफ बढ़ते हुए आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें मैं आपकी गुप्त रूप से सहायता करूंगा। तो सिकंदर ने इन पर विश्वास कर लिया और इनको कुछ मान लो जो भेंट दी थी आम्भी ने उनकी वापस पहुंचा दी और इनको बताया कि आपको आगे और भी साम्राज्य प्रदान किया जाएगा अगर आप सहायता करेंगे तो, ठीक है। लेकिन फिर सिकंदर ने आम्भी को एक पत्र दिया, ठीक है, आम्भी को एक पत्र दिया, संधि पत्र, और कहा कि आप पोरस के पास जाइए, ठीक है, पोरस के पास जाइए और उनसे भी कहिए कि वो भी मेरी अधीनता स्वीकार करे। लेकिन जब आम्भी जाता है पोरस के पास तो वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आता है क्योंकि पोरस उसको मार देता और इन दोनों की आपस में शत्रुता थी। और जब सिकंदर को पता चलता है कि पोरस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो वो फिर आगे झेलम नदी को पार करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, सिंधु नदी को पार करना सिकंदर के लिए आसान हो गया, क्योंकि जो आगे राजा था सिंधु नदी के आगे जिसका शासन था, उसने पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जब झेलम नदी को पार कर रहा था सिकंदर, तो राजा पोर्स ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि सिकंदर को झेलम नदी पार करने से रोका ही नहीं। ठीक है, उस समय बारिश का दौर था, यानी झेलम नदी में बार बार बाढ़ आ रही थी, तो पोरस को लगा कि सिकंदर उसको पार करने में समर्थ नहीं होगा, लेकिन पोरस की इस भूल ने एक बड़ा धोखा मिल गया इससे। ठीक है, पोरस की इस भूल से पोरस को एक बड़ा धोखा मिला और सिकंदर की हठ ने झेलम नदी को पार कर दिया। सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार करते ही पोरस पर आक्रमण कर दिया और पोरस और सिकंदर के बीच एक बड़ा युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है, हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम का युद्ध। ठीक है, अब एक बात बताता हूं कि यूनानी जो इतिहासकार हैं, यूनान का जो इतिहास है उसमें सिकंदर के बारे में जो लिखा गया उसमें लिखा है कि सिकंदर का युद्ध राजा पोरस के साथ होता है, और पोरस नामक जो शासक था ये खुद 6 फीट 2 इंच का था, यानी 7 फीट की हाइट, 7 फीट की ऊंचाई के साथ, और गज सेना यानी हाथियों पर सवार होकर और बड़े बड़े भालों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो पोरस की सेना थी वो हाथियों पर सवार थी और बड़े बड़े भालों का प्रयोग करते थे। इन्होंने सिकंदर का डटकर सामना किया, और यह भी माना जाता है, यानी जिसे यूनानी इतिहासकारों ने छिपा लिया, कि जो सिकंदर का घोड़ा था बाउसेफला नामक, उसकी हत्या जो पोरस राजा का भाई था उसके भाला लगने से हुई थी। यानी पोरस था उसके भाई ने सिकंदर के घोड़े को भाला मारा था, जिस कारण पहली बार जो सिकंदर था वो भारतीय धरती पर घोड़े से नीचे गिर गया था। इस पराक्रम को देखकर जो सिकंदर की सेना थी उसने व्यास नदी का बहाना बनाकर, यानी ये बहाना सिकंदर की सेना ने बनाया या सिकंदर ने बनाया या यूनानी इतिहासकारों ने बनाया, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इस पराक्रम को देखकर, पोरस राजा के पराक्रम को देखकर सिकंदर की सेना पीछे हट गई थी। फिर भी पोरस हार जाता है, और जब हार मान ली पोरस ने, तब सिकंदर उनसे पूछता है कि अब आपके साथ क्या किया जाए। ठीक है, इस बीच जब युद्ध चल रहा था तब भी सिकंदर ने उसके पास कई बार पेशकश की थी, अगर आप अधीनता स्वीकार कर लें तो युद्ध समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अंतिम क्षण तक पोरस लड़ता रहा सिकंदर के साथ। फिर बाद में जब हार मान ली पोरस ने, तो सिकंदर कहता है कि अब आपके साथ क्या किया जाए। तो इस बात को सुनकर भारत के राजा पोरस ने कहा, पंजाब के राजा पोरस ने कहा कि मेरे साथ भी वही किया जाए जो एक राजा के साथ करता है, यानी एक जीता हुआ राजा, एक विजेता राजा एक हारे हुए शासक के साथ क्या करता है वह आप भी कीजिए। इन वचनों को सुनकर सिकंदर पोरस राजा से इतना प्रभावित हुआ कि जो मैंने जीता है, आपने जो हार स्वीकार की है, वो आपकी कंप्लीट वापिस, यानी जो भी साम्राज्य मैं अधिकार करना चाहता हूं जिस साम्राज्य पे, वो आपका वापिस दे दिया। और इनका साम्राज्य जो व्यास नदी है, झेलम से लेकर व्यास नदी तक, पोरस को यहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, लेकिन यूनानी इतिहासकारों ने माना है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ज्यादा थकी होने के कारण सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। और भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर की इस कमजोरी को छुपा लिया, यानी जो सिकंदर था उसको पता चला कि व्यास नदी को पार करने के बाद मगध साम्राज्य पर एक शक्तिशाली वंश नंद वंश का शासन चल रहा है, उससे भी टक्कर लेनी पड़ेगी, तो शायद सिकंदर हार भी जाता। ठीक है, तो व्यास नदी का बहाना बनाया यूनानी इतिहासकारों ने या फिर सिकंदर की सेना ने, और सिकंदर यहीं से वापिस लौट गया। ठीक है, और जब पोरस के साथ युद्ध चल रहा था, झेलम का युद्ध, उसमें ही सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो मर जाता है। ठीक है, भाला लगने से गंभीर होने के कारण वो मर जाता है, और सिकंदर ने उसी के नाम पर कश्मीर के निकट झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया, बाउकेफला नामक। ठीक है, सिकंदर जब वापस लौटता है, व्यास नदी को पार करने से इनकी सेना मना कर देती है, इनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर मना कर देते हैं। और जब सिकंदर वापस जाता है तो वापस जाते समय भी फारस के कुछ देशों पर इसने
विजय प्राप्त की थी और वापिस जाते समय जो ये फारस साम्राज्य था, ठीक है, फारस साम्राज्य को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को संभला दिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को दे दिया कि फारस का शासन अब आप संभालेंगे। जब वापिस जाता है तो उस समय इराक यानी बगदाद के समीप बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जवर से, बुखार से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और उसका विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने माना है कि 57 देशों पर सिकंदर ने अपनी 33 वर्ष की आयु में 57 देशों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन ये 57 देश आधुनिक जो आज के 57 देश हैं वो न होकर उस समय के 57 देश थे जिनमें महाजनपदों को भी क्या माना गया है, देश। 57 देशों को इन्होंने जीता था सिकंदर ने और इसी कारण, इसी हठ के कारण सिकंदर को सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा जाता है। ठीक है, वापिस लौट रहे थे तो इस समय मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी पूर्व 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और जो भारत विजय का अभियान भी और विश्व विजेता बनने का सपना भी सिकंदर का अधूरा रह जाता है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी मौर्य वंश की शुरुआत किस प्रकार हुई। जब सिकंदर भारत आया उस समय मगध प्रशासन कौन कर रहा था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, और जो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, उसमें एक विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय था और उसका जो महामात्य था यानी प्रिंसिपल थे वो थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कौन, अर्थशास्त्र के लेखक और जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, ये चाणक्य ऋषि के शिष्य थे। चाणक्य इसके महामात्य होते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के और इनको पता चलता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा। ये जाते हैं राजा अंबी के पास। ठीक है, लेकिन अंबी ने अपनी कायरता का सबूत पहले ही पेश कर दिया था सिकंदर के सामने, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो फिर चाणक्य किसके पास जाते हैं, राजा पोरस के पास, और इनको पता चलता है कि जो पोरस राजा है यह युद्ध करेगा किसके साथ, सिकंदर के साथ। ठीक है, इनकी सहायता के लिए, पोरस की सहायता के लिए, सिकंदर को वापस भेजने के लिए चाणक्य ऋषि जो हैं, जो चाणक्य हैं, ये जाते हैं मगध में किसके पास, नंद वंश के शासक घनानंद के पास, और उन घनानंद ने इनकी सहायता करने की बजाय इनका अपमान कर दिया, इनको काला कलूटा कहकर अपने दरबार से भगा दिया। और इसका बदला लेने के लिए, ठीक है, चाणक्य ने इस अपमान का बदला लिया। किस प्रकार, इन्होंने अपने शिष्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया घनानंद के विरुद्ध, इनको शिक्षा दी युद्ध की और कहा कि आप इन पर आक्रमण कीजिए घनानंद पर। ठीक है, तो 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण किया और उनको हराकर या उनकी हत्या कर घनानंद की हत्या करके मगध की गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है। कौन से, मौर्य वंश की। अगले वीडियो हम मौर्य वंश को समझेंगे।